हाउ आर यू? सो वेलकम टू दी चैनल। आज हमारे साथ अमित है। तो अमित घर पे ही है, तो ये थोड़ा वो इसको मैं कैसा सेटअप बोलूँ, ये वैसे हमारा फॉर्मल सेटअप नहीं है, ठीक है। एंड ही विल बी ज्वाइनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। एयरफोर्स के लिए भी क्वालिफाइड है, ये आईएमई के लिए भी क्वालिफाइड है, और बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही हार्डवर्किंग जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वही समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन। लंबा सफर रहा है यहाँ तक पहुँचने का, 2019 में, राइट? 2019 से। तो सबसे पहले तो हाउ हैज बीन द जर्नी? सर जर्नी काफ़ी टफ था, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक। मतलब बेसिक से स्टार्ट करा था और फिर यहाँ तक अचीवमेंट करा, तो एक टाइम टेकिंग जर्नी भी था सर, हार्डवर्क भी उतना ही था और टफनेस भी उतना ही था सर। बट हाँ, वो जर्नी भी इंजॉय करा सर, तो अब रिजल्ट भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस जर्नी के अंदर फेलियर्स मिले? सर बहुत मिले, मतलब स्टार्टिंग ही मेरे फेलियर्स से ही हुई थी सर। अगर मैं 2019 से तो सर आपके साथ जुड़ा था, बट अगर मैं एनडीए अटेम्प्ट काउंट करूँ 2016 से, तो उस समय रिटर्न्स भी क्लियर नहीं होते थे। एनडीए के मेरे बिल्कुल रिटर्न्स क्लियर नहीं हुए, एक भी। उसके बाद एसएसबी में स्क्रीनड आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, 6 एसएसबी के बाद फिर रिकमेंडेशन। इवन सीडीएस एग्जाम भी सर जब देता था, तो भी वो 3 अटेम्प्ट्स मेरे स्टार्टिंग के सीडीएस एग्जामिनेशन के नहीं क्लियर हुए। 4th अटेम्प्ट जाकर रिटर्न एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हुआ। यानी कि एनडीए नहीं निकला, शुरू में सीडीएस भी नहीं निकला, स्क्रीन आउट्स भी देखे, कॉन्फ्रेंस आउट्स भी देखे, और आज यू बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। उसमें भी पीसी मिला हुआ है, परमानेंट कमीशन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो आज जब ये फाइनल रिजल्ट आता है तो कोई आकर बोलता है भैया आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? सर जब बोलते तो हैं कि मतलब कैसे कर लिया, क्योंकि जो मुझे जानते हैं सर वो शुरू से जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से डिफेंस से लगा हूँ, तो वो तो ये कभी नहीं कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे कर लिया। बट जो नहीं जानते वो यही जरूर पूछते हैं कि हाँ कैसे करा, मतलब इतने कम समय में, या फिर आपके अंदर पहले से वो क्वालिटीज़ होगी ही ज़रूर है। तब मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कि मेरे अंदर पहले से वैसे क्वालिटीज़ थी और वो सब मेरे अंदर ऑलरेडी इक्विप था। काफ़ी पहले से स्टार्ट करा था और काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो जल्दी का तो सर कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे केस में सर। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, व्हाट सक्सेस तो हर चीज़ सिखाती ही है, फेलियर्स ने क्या सिखाया? सर एनडीए फेलियर्स ने क्या सिखाया, स्क्रीन आउट्स ने क्या सिखाया, सीडीएस फेलियर्स ने क्या सिखाया? और खासकर तुम मेरे साथ बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, हाँ। तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ वाला निकलकर एकेडमी गया और अफसर भी बना, उसको तुमने कैसे देखा? सर फेलियर सर बहुत कुछ तो सिखाती है। पहली बात तो सर मिस्टेक्स कहाँ करते हैं हमें वही पता चलता है कि हम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। और मेरे पर्सनल केस में ना सर, फेलियर्स को मैं ऐसा नहीं समझता था कि अब मतलब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं। मैं इस केस में लेता था कि मैं निकाल सकता हूँ इस चीज़ को, भले फेल हो रहा हूँ तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चल रही है मेरे केस में। क्योंकि सर मैं शुरू से वैसा बहुत ही जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं एसएसबी के लिए ही होते हैं कि तुरंत गए फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाए, मैं वैसा नहीं था बिल्कुल। तो हालांकि तुम्हारा पीआईक्यू बहुत अच्छा है, बिकॉज जब मैंने तेरा इंटरव्यू लिया था, आई टोल्ड यू दैट अमित यू हैव वेरी गुड पीआईक्यू। तेरा भी पीआईक्यू बहुत अच्छा है, तेरा साथी शशि का भी बहुत अच्छा पीआईक्यू है। बट जब मैंने तेरा इंटरव्यू लिया, फिर मैंने तेरे को बोला था दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू वर्क। पीआईक्यू और वो मेरे इंटरव्यू में बिल्कुल मैचिंग नहीं था, वो बिल्कुल मैचिंग। तेरा पीआईक्यू देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टिफेनियन बच्चा, हिंदूआइट टॉपर बच्चा होता है, मतलब 80 to 85% किसके डीयू में अंदर आते हैं, वो भी उस टाइम पे। अब तो नंबर आ भी रहे हैं, बट उस टाइम पे रणजी प्लेयर 95 मार्क्स देते रहे 10th में, 12th में 90s में परसेंट। तो व्हेन आई सॉ इट, तो और जब मैंने तेरा इंटरव्यू लिया, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आई थिंक उस पीआईक्यू वाले बच्चे तक पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन की जर्नी है वो तेरी लंबी रही, वो बहुत लंबी रही सर। और यही एक्चुअली मेरे फेलियर्स ने सिखाया कि मैं कहाँ कहाँ लैग करता हूँ। और मैंने उसको बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं लिया सर। हाँ, वो वाले फेज आते थे, हार्ड टाइम्स आते थे कि आप बहुत सैड हो जाते हो, लेकिन वही काम था सर मेरा, ओवरकम करना। और सर आपने जो वो पूछा कि जो दूसरे बच्चे चले जाते हैं एकेडमी, उनको किस तरीके से देखता हूँ, तो मैं तो सर उसको मोटिवेशन मानता था अपने लिए। क्योंकि अगर मैं उनके साथ तैयारी कर रहा हूँ और वो मेरे साथ ही तैयारी करने के बाद एकेडमी चले जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी तो उन्हीं की तरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई एम ऑन द राइट पाथ। जब ये आईएमए के लिए रेकमेंड हुआ है, बाय द वे इज ऑल इंडिया रैंक 41, करेक्ट? हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक 41 है आईएमए का। और जब ये आईएमए के लिए रेकमेंड हुआ और ये बताया सर मैं आपसे घर मिलने आ रहा हूँ, तब मैं गाजियाबाद रहता था, उसके नेक्स्ट डे ही मैं देहरादून शिफ्ट हो चुका था।
फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली के अंदर मीटअप था, जिस दिन मैं मीटअप के लिए आया तब क्या हुआ था, सर मेरी रिटर्न जर्नी थी घर के रिटर्न लिए। चल रही थी। तो फाइनली अब ये एकेडमी ज्वाइन करने आया, तो फिर वी हैव मेड अ प्लान कि आई में तो आना ही पड़ेगा, और आई में अभी 1.5 साल रहेगा, तो बीच में कभी भी वक्त मिलेगा तो हम डेफिनेटली मिलते रहेंगे। हाँ सर ये तो है। कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए कहाँ गए, कहाँ गए कहाँ गए। ठीक है, तो मतलब आज अगर मैं तुझसे पूछूं कि तू मुझे रिटन एग्जाम की स्ट्रैटेजी बता, किसी भी स्टूडेंट को सीडीएस की एक स्ट्रैटेजी तू बताना चाहेगा, क्या बोलेगा उसे? सर एक ही अगर स्ट्रैटेजी है तो मेरे पास तो यही है कि आप पहले कंप्लीट सिलेबस पूरा कीजिए, जो भी यूपीएससी का सिलेबस है अपने स्ट्रांग पॉइंट को देखते हुए। ऐसा नहीं कि आप बस गधों की तरह वो सिलेबस ही पूरा कर रहे हो। मेरा अगर स्ट्रांग पॉइंट है मैथ्स, और मेरे जीएस में भी अगर स्ट्रांग पॉइंट है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो मैं उनको पहले पूरा करूंगा। साइंस स्ट्रांग पॉइंट है तो साइंस को पहले पूरा करूंगा। तो अपने स्ट्रांग पॉइंट को देखते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। लास्ट मोमेंट में अगर कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके स्ट्रांग एरियाज आपके मार्क्स बढ़ा देंगे वहाँ पे। अमित, मैं ना 5 पॉइंटर बोलता हूँ और तुम मुझे बताइए इन 5 पॉइंटर में अगर कुछ गलत है। मैं कहता हूँ पहला पॉइंट है सिलेबस कंप्लीट। हाँ। दूसरा पॉइंट है कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीटेड सिलेबस का रिवीजन करो। हाँ वो तो है। तीसरा पॉइंट है कि पीवाईक्यूज करो, खासकर सीडीएस के लिए, CDS के लिए। 4 to 5 इयर्स के लिए, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा क्या पूछ रहा है। फिफ्थ है न्यू एमसीक्यूज करो, एंड लास्ट है मॉक दो। अगर तुमने मॉक दे लिए तो जो एग्जामिनेशन में गलती है वो मॉक में हो जाएगी और तुम पास कर जाओगे। डू यू एग्री विद इट? हाँ सर, ये कम्प्लीटली एग्री करते हैं सर, और इसके लिए एक्चुअली आपको टाइम भी देना पड़ेगा। वो उतना ये ही। नहीं हो, ये 2-3 महीने 2-3 महीने वाला नहीं है सर, मेरा खुद ही सिलेबस 8 महीने में कंप्लीट हुआ था। करेक्ट। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा? जीएस, इंग्लिश, मैथ? सर जीएस में ही, क्योंकि वो बहुत बड़ा वास्ट। इवन जब एग्जाम आने लगा था तब ऐसा, मैं अपने पर्सनल केस में बता दूं, उस 8 महीने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था हिस्ट्री मैंने पढ़ तो ली है लेकिन रिवाइज नहीं कर ली। करेक्ट। तो उसका फायदा उठा के पढ़ाई करी। हाँ सर, वो क्योंकि मेरा कॉलेज 60 में चलता था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था उस समय के किसमें कर रहे सर थे? मैथमेटिक्स में करा। तो अभी वो छूट गई है? नहीं सर, वो कंप्लीट कर लिया था, कॉलेज से प्लेसमेंट ले लिया था, तो जॉब भी कर रहा था मैं। नाउ यू आर बीएससी फिजिक्स थी तेरी, मैथ्स? बीएससी मैथ्स, फिर एमएससी बीएससी मैथ्स और एमएससी मैथ्स भी है। हाँ सर। टेक्निकली तो नेवल एंट्री के लिए भी क्वालिफाई हो गया है। हाँ सर, टेक्निकली हाँ, वो मतलब एजुकेशन ब्रांच के लिए बिल्कुल। क्वालिफाइड। जो अभी सुरभि गया है, तो सुरभि नहीं, सुरभि आई थिंक एमएससी मैथ्स या फिजिक्स, और अंशु शायद, तो ये जो एंट्री के लिए गई है ये एजुकेशन कोर वाली है, एजुकेशन कोर वाली। तो एमएससी, और एमएससी में कितने नंबर है सर? वो 79% के आसपास। देख लो भाई, ये 79% में भी दुख है इसको। हमारे 55 में खुश हो जाते थे हम। ठीक है, ये परसेंटेज कैसे अच्छी रहा? मतलब तू मुझे बता, तू ये रिटन एग्जाम को कैसे मैनेज कर रहा था कॉलेज के साथ? बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हम सीडीएस की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें कॉलेज के एग्जाम्स का, कॉलेज की पढ़ाई के साथ तू कैसे मैनेज करता है? सर मैं यहाँ एक्चुअली थोड़ा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे एक्चुअली पढ़ाई 2019 में जब कॉलेज कंप्लीट हो गया था तब सीडीएस का स्टार्ट करा था मैंने। तो ग्रेजुएशन मेरा तो ऐसे ही चल रहा था, मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से करी थी। हाँ, मैनेजमेंट वहाँ होती थी मेरी सर, एनसीसी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत चीज़ें होती थी उसके साथ। हाँ, उसके साथ मैनेज होता था। फॉर द रिकॉर्ड, ही इज अ एनसीसी कैडेट आल्सो एंड यूज्ड टू प्ले क्रिकेट आल्सो। तो ये बता, तूने करा है ये स्मार्ट वर्क, एनसीसी, उसके बाद सी सर्टिफिकेट, और उसके बाद ये स्पोर्ट्स, क्रिकेट, पढ़ाई मैनेज कैसे हो पा रही थी? ये कर ही नहीं पाते हैं सर। मेरा सर एक्चुअली मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके। तो मुझे इंटरेस्ट आता था मैथ्स में भी। तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था सर कि मैं क्लासेस कॉलेजेस के ना, जो वो क्लासेस मिस नहीं करता था अपने एंड से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो क्लासेस मिस करके एनसीसी और स्पोर्ट्स में चले जाते थे। मैं वो भी करता था जब जरूरत होता था, अननेसेसरी मैं नहीं करता था। तो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर होता था कि मैथ्स सर वो याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो समझने वाली चीज़ है। तो अगर मैं क्लासेस जा रहा हूँ और मैं वो क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ तो मेरा आधा से ज़्यादा सिलेबस वहीं कंप्लीट हो चुका है, मैं वहीं एक बार समझ चुका हूँ। अब मुझे एग्जाम के टाइम बस उसे रिविजन करना है। ठीक है। एंड अब जैसे ये तो तू मैनेज कर रहा था, और उसके बाद आगे पढ़ाई और मतलब ये एमएससी की पढ़ाई और ये सब कैसे? हाँ, एमएससी की पढ़ाई, और सर ये मेरा डिफेंस की रिटन एग्जाम। एसएसबी के बीच में ही आ हाँ, रखा है? एसएसबी के बीच में ही आ सके थे सर। तो वो तो सर फर्स्ट सेमेस्टर मैंने सर वो काफ़ी दिन रात लग जाते थे सर। सुबह कॉलेज जाता था, कॉलेज में पढ़ाई करता था, जो मेरा हैबिट था सर क्लासेस मिस नहीं करूँगा मैं। तो वो कॉलेज, फिर आने के बाद रिटर्न की तैयारी। तू जॉब भी कर रहा था? सर वो एमएससी के बाद स्टार्ट करा मैंने जॉब। अच्छा, ठीक है। कब गो एंड गो? तो वो फिर घर आने के बाद ना सर वो रात के 2-2 बजे तक मेरी पढ़ाई चलती थी। फिर तक वो 3-4 घंटे की ही स्लिप हो पाती थी उस समय। वो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता था। फिर सेकेंड बजे सोता था तो? 2 बजे, कभी 3 बजे, फिर 7 बजे उठ गया सर, ऐसा होता था।
और 7 बजे उठ के फिर कॉलेज हाँ, कॉलेज और जाना था। एमएससी मैथ्स रिड्यूस ही चल रही थी। हाँ, डीयूसी चल रही थी, हंसराज और ये कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था? हंसराज कॉलेज था तो सर। हंसराज कॉलेज तू जाता था, हाँ। फिर वहाँ पर कितने बजे पहुंचना होता था? सर 8:30 क्लासेस होती थी, फिर 2:30 वहाँ से रिलीज़ होते थे, फिर वहीं से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, फिर 4-5 बजे मैं घर पहुँचा, हाँ। फिर घर 5 बजे से के बाद फिर मैं अपने सेल्फ स्टडीज़ करता था। और ट्यूशन पढ़ाने तो लोगों मतलब वो होम ट्यूशन थे। हाँ, वो होम तो ट्यूशन। गाइस प्लीज सी दिस, ये डेडिकेशन होती है तब बनती है रैंक 41, तब मिलता है आपको पीसी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी या फिर एयरफोर्स एकेडमी का। भैया एमएससी कर रहे हैं, एमएससी करने के बाद जा रहे हैं ये अपने क्या करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ताकि पैसा जनरेट हो। और मैं इस पर पॉइंट पर भी आऊंगा, बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर इसने फाइट आउट करा है, तो नो इट कितनी कंडीशन टफ थी, उसके बाद फाइट आउट करके यहाँ तक पहुंचा है। और ये जो पैसा तेरे को मिलता था ट्यूशन से, ये सारा खुद के लिए था कि घर पे भी भेजना पड़ता था? नहीं सर, ये मेरे ही खर्च में लग जाता था उतना, क्योंकि मैं वहाँ रहता था, मेरा भाई भी रहता था वहाँ। हाँ। तो वो दोनों एक्सपेंसेस हम लोग के तुम वहाँ दोनों हो जाते दिल्ली में थे। रह रहे हो। बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तुझसे भी पूछना चाहूंगा ये बात, तू खुद भी। मैं कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ कि यार रिटर्न के साथ एसएसबी करो, रिटर्न के साथ एसएसबी हाँ करो। सर। अगर मैं 100 को बोलता हूँ तो 20 सुनते हैं। आज तू मुझे ये बता कि तूने जब मैंने पहली बार बोला कि रिटर्न के साथ एसएसबी कर लो, तूने पहली बार से अडॉप्ट कर लिया कि तुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि जो संजय सर बोल रहे थे करेक्ट था, स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए? सर मैंने जब से मतलब आपके साथ पढ़ाई करी स्टार्ट करी थी, तब से मैंने ये अडॉप्ट कर लिया था अपने साथ कि हाँ मुझे एक साथ ही तैयारी कर, क्योंकि उससे पहले मैं सर 2-3 बार स्क्रीन आउट हो चुका हूँ। हाँ। रिटर्न मेरे नहीं क्लियर हो रहे हैं, हाँ। तो वो फेलियर्स तो पहले आ चुके थे। फिर जब आपके साथ अटैच हुआ तभी से मैंने ये अडॉप्ट करा कि हाँ दोनों चीज़ें एक साथ लेकर इम्पोर्टेंट सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रीज़न है क्यों? क्योंकि आप अगर खुद ही यूपीएससी और डिफेंस का जो पैटर्न देखेंगे एग्जामिनेशन का, साल में तो 2 बार एग्जाम होना है। 2 बार अगर आप रिटर्न निकालते हो तो 2 बार एसएसबी आनी है। उसके साथ साथ अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो आपकी एनसीसी एंट्री और आ जानी है 2। तो इस तरह से फ्री एंट्री भी आ गए, टेक वाले भी हो तो 2 और आ जाए। तो अब अगर साल में 4 एसएसबी भी दे रहे हो और 2 रिटर्न भी दे रहे हो, तो जाहिर से बात है वो क्लासेस करनी है। तो जब आप क्लास करेंगे तो 1 महीना आप रिटर्न के लिए, 1 महीना आप एसएसबी के लिए तो कभी नहीं पढ़ सकते सर। तो वो एक साथ ही लेकर चलना पड़ता है। करेक्ट। और क्या क्या इसका सबसे बड़ा मुझे ये लगता है कि एक ना लोगों को ये समझना चाहिए कि जितने मार्क्स का रिटर्न है उतने ही मार्क्स का एसएसबी। हाँ सर। तो लोग क्या सोचते हैं कि इसको हम 15 दिन में कर लेंगे, बिकॉज जो धर्रा बाहर चल रहा है उसको सीख के इंजेक्शन लगवा लेंगे। बट आई फील नाउ द असेसर्स हैव ऑलवेज बीन स्मार्ट, बट नाउ द गेम हैज चेंज्ड। आपको बहुत एड अप करना पड़ेगा, और सॉलिडली के और इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं ये 10 दिन में 15 दिन में नहीं होने सर। वो ब्रिलियंट बच्चे भी होंगे तो सर उनकी बेस भी तो बहुत पहले से क्लियर है ना सर। तो वो मतलब वो ऐसे इन्वायरमेंट में तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो ऐसे इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं सर कि जहाँ उसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है। तो इंग्लिश अच्छी होनी तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका एक फैक्टर अच्छा हो जाना, कम्युनिकेशन उसका लेक्चर और जीडी वैसे ही सॉर्ट आउट हो गया। जीडी ऐसे बस, अब उसे जीडी में क्या ऐड अप करना है, कंटेंट ऐड करना है, नॉलेज ऐड करना है। अब हमें क्या करना था सर, नॉलेज भी ऐड करना था, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करना था। तो वो सर कहाँ 10 दिन और रिटन वो साइकोलॉजी के टेस्ट के अंदर करेक्ट भाषा में लिखना, वो भी है सर। अगर मैं ओटीए एनसीसी से जा रहा हूँ और आईएमए की कॉल आ गई तब नहीं, जैसे तूने सीडीएस का एग्जाम दिया और तू आईएमए के लिए क्वालिफाई हो गया, तेरी आईएमए की एसएसबी आ रखी है, और एनसीसी भी तू क्वालिफाई हो गया, एनसीसी से ओटीए की वो आती है, तो ये सेम कोर्स के लिए तो एक ही एसएसबी मिलता है मेरे को जितना पता। बाकी हाँ सर, सेम कोर्स के लिए एक ही एसएसबी मिलता है, और ये क्लास होता है सर ओटीए और एनसीसी एंट्री के साथ। करेक्ट। ये उसके साथ क्लास होता है, आईएमए के साथ क्लास नहीं होता है। हाँ, तो अगर तेरा सीडीएस के अंदर तेरा आईएमए क्वालिफाइड है और तो तू यू कैन गो फॉर द एनसीसी एंट्री आल्सो एंड आईएमए एंट्री आल्सो। ओके, देन यू विल गेट 2 एसएसबी तब। लेकिन अगर ये ओटीए के साथ क्लैश हो रहा है कि तब एक ही जाना है। यानी कि अगर तू सीडीएस तूने दिया और तेरा सिर्फ ओटीए क्लियर हुआ और तेरा ओटीए का एनसीसी आ रखा है, तो तू किसी एक में जाएगा। बट अगर तेरा एएफए, आईएमए या आईएनए का आ रखा है, देन यू कैन गो फॉर सर। ठीक है, ये बहुत कॉमन डाउट था इसलिए पूछ लिया, आप बार बार मुझसे पूछते रहते थे। एनसीसी में ना ज्यादातर मैं कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ, मैं गाइड भी बहुत करता हूँ क्लास में, तो बच्चे भी बताते हैं कि सर जब हम एनसीसी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो सीनियर्स का फोकस है वो सी सर्टिफिकेट पे ही है, कैसे भी करके सी सर्टिफिकेट पे ले लो। मेरे को लगता है एनसीसी इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बट अगर आपका सिर्फ ध्यान सी सर्टिफिकेट के ऊपर है तो यू आर नॉट जस्टिफाइंग। ठीक है, तो और मेरे को ये लगता है कि अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो, आपको ज्यादा अच्छी एज सीडीएस एंट्री के थ्रू मिलेगी कंपेयर टू दी एनसीसी एंट्री, क्योंकि वहां पर तो सब आ रहे हैं, और एनसीसी एंट्री में आई थिंक स्क्रीन आउट रेशियो भी बहुत हाई है। हाँ सर, स्क्रीन आउट क्योंकि सर वो क्राउड वैसा आता है तो रेशियो हाई हो जाता है यहाँ से।
सर वो एनसीसी है सर एक ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि एनसीसी का मोटिव ही यही है एक्चुअली कि उन्हें एक लीडर निकालना है आपके अंदर से। करेक्ट। तो जब क्योंकि सर आप जब एक छोटे से यूनिट में, मेरा एक एनसीसी यूनिट मतलब मेरा ही कॉलेज था और मेरे 50 कैडेट्स थे हम लोग, और उस 50 कैडेट्स का मैं सीनियर था। तो उस रैंक मिलने के बाद जब मैंने उस 50 कैडेट्स को लीड करा ना, कुछ भी अगर उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो फैक्टर मैंने लेना स्टार्ट करा, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा उनके साथ। करेक्ट। तो ये मुझे उल्टा सिखाने को होता था सर, मैं सीखता था इन सब चीज़ों से। तो ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म। SSB is a process हाँ and recommendation is a product. So C सर्टिफिकेट तो एक प्रोडक्ट है जो आपको मिल जाएगा, आपका फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम ड्रिल को भी सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कपड़े सही तरीके से पहनना, हाँ फिजिक सही हो जाएगी आपकी, आपके बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस आ जाना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच has to be learned. You cannot just be thinking about one particular thing, otherwise you are not justifying. Then तो that was the one point which I wanted to talk about. तो जो एनसीसी वाले बच्चे, तुम उनको क्या रेकमेंड करोगे कि उनको सिर्फ सी सर्टिफिकेट देखना चाहिए कि बाकी सीडीएस को निकालने का भी सोचना चाहिए? नहीं सर, उनको सीडीएस एंट्री से, मैं तो तब भी बोलूँगा कि आप सीडीएस एंट्री से जाओ, क्योंकि सर आप ही देखो, आप आईएमए जा रहे हो, एक ओटीए जा रहे हो, आपको परमानेंट कमीशन भी मिल रहा है, ओटीए भी जा रहे हो तो आप बेस्ट जगह ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि सर उस सी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन सीडीएस एंट्री में नहीं है। मैं बता दूं, हमारे वो उस नोटिफिकेशन में भी आता है कि वहाँ पे रिजर्वेशन होता है जब मेरिट इन का प्रॉब्लम होगा ना सर। जैसे मेरिट इन तो आईएमए में नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरा आर्मी से एनसीसी सी सर्टिफिकेट रह चुका है और 100 सीट हैं और 110 रिकमेंड हो गए, अब मेरिट इनका प्रॉब्लम हो रहा है, तब ये मेरा सी सर्टिफिकेट, मुझे मेरिट भले मैं लास्ट रहूंगा लेकिन वो रिजर्व सीट मेरे लिए रहेगी। हाँ 10-12 सीट तब रिजर्व रहती है सर। तो वहां पे तो आपको फायदा मिल ही रहा है, लेकिन जो क्राउड आता है ना सीडीएस एंट्री से, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तूने क्राउड की बात करी, तूने एनसीसी वाला भी एसएसबी दिया हाँ, हुआ एक दिया है सर, और तूने सीडीएस वाला भी दिया है। हाँ सर। ठीक है, तो डिड यू फाइंड द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट? हाँ सर, ऑब्वियसली। मैं क्वालिटी का डिफरेंस ये बता देता हूँ। मैं सीडीएस एंट्री से जिसमें अभी रिकमेंड हुआ सर, इसमें हम 6 थे ग्रुप में, 6 में से 4 रिकमेंड हो गए। ये डिफरेंस था सर, हम 6 में से 4 रिकमेंड हो गए। एंड हाउ वर द अदर जो तेरे साथ 3 रिकमेंड हुए? वो बेस्ट से सर। और मुझे ऐसा लगता है उनका प्रिपरेशन और देयर डेडिकेशन टुवर्ड द प्रोसेस इज आल्सो वेरी हाई। डू यू फील दैट? हाँ सर, ये है, क्योंकि वो एक तो इतने हार्ड रिटन एग्जामिनेशन से आ रहे हैं, लेवल का एग्जाम, हाँ वो देकर आ रहे हैं। इससे जब उनसे बातें करते हैं ना, तब पता चलता है कि मैं ही एक अकेला नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। तो समझ में आता है कि उन्होंने भी वो प्रोसेस अच्छा होता है इनके साथ क्या? हाँ सर, जीडी तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग के साथ वो जो 6 लोग बैठे थे ना, वो पता नहीं सर, वो ऐसा एक सिंक्रोनाइजेशन बन गया था हम लोगों के बीच में कि 6 लोग बैठे हैं, एक ने स्टार्ट करा जीडी बोलना, वो अपने आप एक वो बन रहा है एंड क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। एक बार बन गया, दूसरी बार भी बन गया, तीसरी बार ना हमारे में से किसी को जबरदस्ती इनिशिएट करना पड़ा कि बीच में इस सर्कल को तोड़े, वरना जीटीओ को लगेगा कि हमने पहले में ही आपस में बात करके रख ली। और एक्चुअली कोई सेटिंग थी नहीं थी, एक्चुअली में नहीं, कोई सेटिंग नहीं थी। उसने बाद में बोला, जब हम लोग जीडी खत्म करके आ गए, हम लोग भी बहुत चौकन्ने थे कि इतना अच्छा जीडी हम लोगों ने कैसे किया। और उसने बाद में बोला, भाई मुझे जानबूझ के यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ा, वो साइकिल तोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में क्लिक कर रहा था कि जीटीओ कहीं ये ना सोचे कि इसने रात भर में इन्होंने सेटिंग की। सर जो मेरा लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट था वो भोपाल से था, आईएमए एंट्री थी। उस समय इतना रिकमेंडेशन का मेरे ऊपर दिमाग में चल रहा था ना, और वो एक सर, वो आप जानते हैं मेरा घर का फैक्टर, तो एक वो घूम रहा था, प्रेशर था, तो होम प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैंने खुद ले लिया था। और होता कुछ नहीं है सर, आपको मतलब आप पेरेंट्स को जब आप देखो ना, तो वो जो उनको आस होती है आपसे, तो वो आप खुद ही ले लेते हो, वो नहीं देते वो पता है। और वो प्रेशर जस्ट फॉर द सेकंड, वो लगा तो एमसीक्यू कर रहा होता ना, कई बार वहां भी आ जाता है यार, ये नहीं हुआ तो घर पे कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, मुझे याद है सर, जब मैं 2 दिन अच्छा गया मेरा साइक मेरा चला गया, फिर मैं रात भर सोचने लगता था कि अगले दिन जीटीओ है, अब मुझे जीटीओ अच्छा करना है, जिस वजह से मुझे 1-2 बजे तक नींद नहीं आ रही, एसएसबी के अंदर नहीं आ रही थी। मैंने नेक्स्ट डे भी चलिए 2 बजे तक नहीं सोया, नेक्स्ट डे भी जीटीओ अच्छा कर दिया। जब 4th डे था कि अब मुझे जीटीओ भी अच्छा करना है, लास्ट डे है, जीडी मतलब लेक्चरेट बचा नहीं सर, ये सीडीएस फिर वो था भोपाल में, तो मुझे वो नींद नहीं आ रही। और जब मैं कमांड टास्क में गया अगले दिन करने के लिए, तो एक होता है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको कमांड टास्क भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है, तो मुझे वो भी आ गया कि अब अच्छा भी मिला है। अब मैं रिकमेंडेशन का वही सोचने लगा। अब उस समय क्या हुआ ना, जीटीओ ने मुझे प्रेशर देना स्टार्ट करा। अब एक मिनट,
जब तेरे पे ये प्रेशर आ रहा था और जब तेरे को मतलब जब तेरे को देखा कि कमांडर से अच्छे वाला मिला, तो तेरे को लगा होगा भाई अब रेकमेंड होने वाला मतलब ये लगा कि ये कर लूंगा तो हो जाए, हो मतलब ये आने लगा कि अब प्रेशर आने लगा और वो मल्टीप्लाई करता है, वो मल्टीप्लाई करता है सर। रिकॉर्ड गाइस, मैं आप सबको बोलता हूँ कि मतलब ही इज माय स्टूडेंट। अब इतना सॉलिड के करने के बाद भी आता है सर, ठीक है, आता है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट विल टेक टाइम। आपको लगेगा बस भाई अब हो गया है, अब तो रैकमैंड है, अब बस लग जा, बस कैसे भी करके दिखा दो। कैसे भी करके नहीं, वो प्रोसेस में रहो, कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। Just do it. हाँ सर, वो उस समय फिर जीटीओ ने ना मतलब ऐसा प्रेशर देना स्टार्ट किया ना, वो तुम्हारी पढ़ भी लेता था, पता नहीं सर, उसने प्रेशर देना स्टार्ट किया ना, मैं भूल गया कि मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल क्या है। मेरे से फर्स्ट स्टेप भी नहीं क्लियर हो रहा, मैं भूल गया कि मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल क्या है। और उससे पहले पीजीटी एचटी अच्छे करे थे। हाँ, उसने मुझे डांटना ऐसे शुरू करा ना, अब मैं अगर पहले चला जाऊं, मतलब ऐसे डांट रहा है कि अगर मैंने फट्टे पे पहले पैर रख दिया, तुमने अपने सबऑर्डिनेट को पीछे छोड़ दिया, जब मैं उन्हें पहले भेज रहा हूँ तो तुम जंग में पहले उन्हें भेज दोगे। अब वो उसने डांटना स्टार्ट किया। अब लास्ट में ऐसा क्या होना कि मेरे से इंग्लिश में भी नहीं बोली जा रही है, उसने वो मुझे इतना सुनाना शुरू करा कि कमांडर तुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मतलब वो ऐसे सुनाना स्टार्ट किया। अब मुझसे ऐसा हो रहा था कि कुछ नहीं होगा मेरे से। वो जो बलून होता है ना, बलून में हवा भरते हैं और बलून को छोड़ दे। हाँ, अब उसके बाद से मेरा पूरा चेहरा डाउन, मैंने यहाँ कर दिया ब्लंडर। वो खास साफ दिख रहा है सर कि मैं हाँ पैनिक अटैक मुझे आ चुका है, मतलब एक सेंस में कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैंने हाथ छोड़ दिया सब चीज। ये हुआ था मेरे कमांड, मतलब मे बी सर, मतलब उससे पहले तेरे हिसाब से उसी अटेम्प्ट में सुरभय था सर मेरे साथ। अच्छा, सुरभय तेरे साथ उसी अटेम्प्ट में था सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तभी तुम वो बोलते थे कॉन्फ्रेंस आउट बडीज। हाँ, कॉन्फ्रेंस आउट बडीज, कोई नहीं हुआ उस समय। तू ना मेरे साथ पिंड चल, अपन दोनों भाई मिलके खेती करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, हाँ हरित क्रांति लाएंगे और स्वामीनाथन बनेंगे यार, है कि नहीं? और जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कोई नहीं हुआ उस समय। तो वो सर उस समय मुझे आया था। और ये फिर नेक्स्ट जब मैं गया था, इस समय फिर खासा ध्यान रखा था मुझे कि मुझे अब रिजल्ट, मतलब ऐसा नहीं था सर, मेरे अंदर आ चुका था रिजल्ट के लिए, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता था, लेकिन मैं एसएसबी के अंदर भी अपने आप को बोलता जाता था कि रिजल्ट के बारे में मत सोच, ये टेस्ट हो गया, अगले वाले टेस्ट के बारे में सोच। अपने आप से मतलब मैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट बातें करता था एसएसबी के अंदर ही, खुद को शांत रखने के लिए। इसी तरह कमांड टास्क भी आया, पूरा सीख गया था। हाँ सर, वो उस समय करना पड़ रहा था सर। तो फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि अब मैंने साइक भी मतलब मेरे हिसाब से कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ भी। और मैं उस समय जीटीओ की एसएसएस की भी बातें सुनता था। जीटीओ बोलता था ना कि तुम एंजॉय करो प्रोसेस को, तुम अगर जीटीओ एंजॉय करोगे तब रियलाइज करोगे कि मैंने ये कुछ अच्छी बातें बोली थी। तो फिर मैं जीटीओ में और दोस्त बच्चे, अब मैं इस वाले एसएसबी में ना एंजॉय करें ना तो पीजीटी एचटी में मजा आता है। फिर मैं इस समय ना दोस्तों अब ग्रुप के साथ घुलना मिलने लगा था। ऐसा कि अब मैं डायरी लेके पढ़ रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, कोई किसी चीज़ में अच्छा है उसमें डिस्कशन चल रहा है, मैंने छोड़ दिया सर अब इस समय। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब मैंने सारे टेस्ट अच्छे किए। जीटीओ में जब मेरे साथ वो कमांड टास्क में ऐसा हो रहा था कि इस बार कमांड टास्क में अब चेंज हो गया था ऐसा कि जो मेरी जीटीओ थी वो टफनेस बढ़ाई जा रही है 10 से 12 बार, और मैं हर बार, हाँ, और वो हर बार मैं सॉल्यूशन मेरे दिमाग से अपने आप आता जा रहा है। इस बार प्रेशर नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था सर, इस बार नहीं ले रहा था प्रेशर, इस बार नहीं ले रहा था। तो ये मुझे फिर हेल्प करा जब मैंने वो कमांड टास्क अच्छा कर दिया, तो फिर मुझे मतलब जीटीओ मेरा प्रोसेस अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ ही था। और इसके बाद मुझे फिर 5th डे रियलाइज हुआ कि हाँ इस समय मेरा हो सकता है सिलेक्शन। कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछा? वो सर कॉन्फ्रेंस की तो अलग ही कहानी है इसमें कि कुछ ऐसा पूछा नहीं था। कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना कि अगर आपका वेटिंग चल रहा है आपको तो डाउटफुल केस हो। और मेरे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आउट भी गांधीनगर से था, तो उस समय 10-15 मिनट मुझे रोक कर रखा था। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन तो आ जाता है कि सब अच्छा हुआ है, ह्यूमन नेचर है सर। जीटीओ इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो हो जाएगा मेरा इस बार, हो सकता है। तो मेरे में डिस्कशन तो चलेगा। तो मेरे पहले वाले टेस्ट नंबर के लिए 15 मिनट डिस्कशन चला, वो गया, उसका डिस्कशन होने के बाद अब मुझे लगा मेरा भी चलेगा। मैं बैठा हूँ, 30 सेकंड भी नहीं लगे सर घंटी बजने में। 30 सेकंड भी नहीं लगे वो घंटी बजने, और जैसे ही घंटी बजी ना मेरा मूड डाउन हो गया, पूरा डाउन। अब ये भी गया क्या ऐसा, मतलब इतना अच्छा करने के बाद भी अंदर गया तो नॉर्मल क्वेश्चन वो कि आप इंडियन पहले तो पूछे इंडियन एयरफोर्स पर्टिकुलरली 2 रीजन बताओ क्यों ज्वाइन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। और ये एयरफोर्स पता नहीं पूछती है, सबसे लगता है कि गिव मी 2 रीजंस व्हाई इंडियन एयरफोर्स। तो मैंने वो 2 रीजन दिए, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ये तो आर्मी में भी है। तो मेरा अपना जो पैशन था उसको आगे रख के फिर मैंने इमोशनल एंगल से आंसर दिया कि मेरा जो पैशन था।
तो वो शायद उसके बाद सेटिस्फाई हुई नॉर्मली, उसके बाद कैसा खाना फिर भेज दिया। तो मुझे लगा यार ना मेरा ये कुछ मतलब यही मेरा सर सेम व्हाई यू वांट टू जॉइन, गिव मी द मोटिवेशन टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। मेरे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी गांधीनगर में पूछा गया था, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। अब दोबारा पूछा गया, मैं सोच रहा हूँ फिर इस बार भी सेम हाँ, इस बार भी सेम हुआ। फिर जब रिजल्ट आया ना तो सर जंपिंग स्टार्ट हुए। फर्स्ट चेस्ट नंबर 17, चेस्ट नंबर 37, चेस्ट नंबर 47, मेरे ही ग्रुप में, मेरे जस्ट आगे वाला लड़का। फिर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार एक ग्रुप से तो सिर्फ एक ही होते हैं, मेरे से पहले वाला ऑलरेडी हो चुका है, करेक्ट, मेरे बाद तो नंबर नहीं है। लेकिन फिर अचानक फिर मेरा तेरा क्या था नंबर टेस्ट नंबर 48 था सर उस समय। 48। तो जब ये एक ग्रुप से होता है ना, बहुत सारे मिथ भी टूट जाते हैं। हाँ सर, मल्टीपल तेरे मिथ टूट गए होंगे कि यार कॉन्फ्रेंस में ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। सर एक मिथ ये भी रहता है कि ग्रुप में भी आप कंपटीशन करने लग जाते हो, आप ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करते। और मैंने सर वो एग्जांपल दिया कि मेरे उस ग्रुप से 2 लोग, नेक्स्ट ग्रुप से 4 लोग, ग्रुप पूरा रेकमेंड हो रहा है सर। और वो दो भी काफ़ी अच्छे थे, कहीं गलती हुई होगी वरना वो 2 भी रेकमेंड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई एक मिथ होता है सर कि ग्रुप में भी आप कंपटीशन करने लग जाते हो कि मैं रेकमेंड होऊंगा। सुरभि और ये कॉन्फ्रेंस आउट बडीज बन गए थे। तो सुरभि इज राइट नाउ इन इंडियन नेवल एकेडमी। सुरभि की ट्रेनिंग चालू हो गई है, उसने दिसंबर में ज्वाइन कर लिया था और इसकी भी अब स्टार्ट होने वाली है। Hi guys, if you want to see all these recommended candidate interviews, the link is here. Use it. ठीक है, तो अब ये कॉन्फ्रेंस आउट बडीज से रियल फौजी बडीज बन गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कहानियां बनती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला, इसके कितने टाइम बाद आईएमए का था? सर आईएमए का था मैं सितंबर और लगभग 1 महीने बाद सर, 1 महीने 10 दिन के बाद, अक्टूबर में 23 या कुछ 26 खास को था। तैयारी करी थी उसके लिए? सर खास क्या धक्का लग गया था मुझे, क्योंकि उसके 1 हफ्ते बाद मेरा मेडिकल था तो और फ्लाइंग के मैं लिए अनफिट हो गया था। अनफिट हो गया था। तो वो एक अलग मतलब जो पैशन था वो सीधे नीचे हाँ। कि फ्लाइंग के लिए अनफिट हो चुका हूँ कि अब फ्लाइंग होनी ही नहीं है। तो उस समय फिर सोलाली के फिर दोबारा काम करना सर, कि अपने आप से दोबारा यही बातें करो कि अब आईएमए का अटेम्प्ट है। मैंने कुछ खास तैयारी एक्स्ट्रा मतलब अलग से कुछ नहीं करी थी क्योंकि रेकमेंड तो हो गया था। बट हाँ मेरा सर जो शुरू से एम रहता था कि फ्लाइंग और एयरफोर्स, लेकिन उस समय फिर सडन शिफ्ट लाना था कि मुझे अब अपने आप को आर्मी के लिए भी खुद को मोटिवेट करना। सर तैयार तो हूँ सर, आर्मी को मैं कभी कम नहीं कर सकता एयरफोर्स से कम या एयरफोर्स से ज़्यादा, बट सिंस मैं एयरफोर्स के लिए मोटिवेटेड था, लेकिन अब मेरे अंदर मोटिवेशन खुद लाना था कि मैं आर्मी के लिए भी उसी एंगल से सोचूं, उसी एंगल से जोश दूँ। तो वो 1 महीने सर मैंने उसी चीज़ के लिए तैयारी करी कि मैं आर्मी को लेकर ज़्यादा नॉलेज मेरे पास मिल जाए, ताकि नॉलेज रहेगी तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगी। वो एक एंगल था। दूसरा सर बाकी सारे प्रोसेसेस को कंटिन्यू करूँ, और तो ये मैंने उस 1 महीने में ध्यान दिया था सर ज़्यादा खासा। और खासकर वो ना हो अभी हावी हो जाए सर मेरा अनफिट होना फ्लाइंग के लिए, तो उसको लेकर चलना था सर साथ में। तो अब जब गया तो एक तो प्रेशर होता है कि भैया रेकमेंड हो चुका हूँ, वो रिकमेंडेशन का प्रेशर था है ना? हाँ सर था, वो तो स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग में भी था, क्योंकि वो कहानियाँ सुनते थे कि एक रेकमेंड होकर आया स्क्रीन आउट हो गया, तो वो लगता था कहीं मैं ही ना बन जाऊँ। तो ये प्रेशर था सर। इसके लिए सर पता नहीं वो एक तूने मतलब दिमाग को ये रखा था कि यार ये सोचना ही नहीं है कि हाँ नहीं ये तो रखा था सर कि अब ये मत सोचो वहाँ आ गए हैं तो वहाँ इसके लिए ही करना है, बस स्क्रीनिंग देना है। बट सर टाइम के साथ ना जो आप प्रोसेस की बात करते हैं कि एक बार आप वो प्रोसेस से गो थ्रू हो जाओगे ना, तो ऐसा लगता है कि आपने उसको डिकोड कर लिया है। वो माइंड में आता है, वो मैं बता नहीं सकता कि सर वो कैसे डिकोड हो गया, कि जीडी में आप कब बोलोगे क्या बोलोगे वो मुझे नहीं पता। करेक्ट, लेकिन वो मन में आ गया है कि आप जीडी में हाँ परसेप्शन बन चुका है कि मैं स्टोरी ऐसे लिख लूँगा, मेरे से लिखा जाएगा, जीडी में मुझे मौका मिल ही जाएगा कब पॉइंट बोलना है। तो आप वो डिकोड कर लेते हो अपने माइंड में ही। तो ये मेरे साथ बस एक फैक्टर था, तो मैंने अपने आप को इसी चीज़ के लिए रोका कि मैं स्क्रीनिंग वगैरह ना सोचूं। डर लग रहा था सर, बट वही है काम करना है। और एक जो सर आपने वो बोला था कि आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सिर्फ उस टेस्ट के बारे में सोचो। तो मैं जब OIR दे रहा था ना, तो दिमाग में आने भी नहीं दे रहा था कि अगला PPT। अब OIR खत्म हो गया ना, अब कैसा गया नहीं गया नहीं मतलब है, मुझे आगे स्टोरी अच्छी लिखनी है। वही GD भी बाद में है, अभी स्टोरी अच्छी। जब एक बार स्टोरी अच्छी लिख ली, अब जाकर नरेशन करना है, फिर GD स्टार्ट होगा। और उसके बाद साइकोलॉजी सिमिलर लगा एफकैट की तरह? हाँ सर साइकोलॉजी सिमिलर लगा, बस सर स्ट्रेस मुझे लगता है आर्मी में कम हो जाता है, क्योंकि आप वो अगले दिन दे रहे होते हो। हाँ, एयरफोर्स वाले में तो शाम को ही दे देते। मुझे लगता है एयरफोर्स की सबसे सही बात भी है ये कि, और सबसे स्ट्रेस वाली बात भी कि जब तुम शाम को दे रहे होते हैं ना, अनकॉन्शियस ही चल रहा होता है। हाँ सब सबकॉन्शियस। हम तो सर लोअर टी-शर्ट में गए थे देने साइड। उन्होंने बोल दिया तुम जिसमें आना चाहते हो आ जाओ। हमें बोला कौन फॉर्मर पहनेगा, लोअर टी-शर्ट में साइक देने चले गए थे फिर। ठीक है। और इसमें आर्मी में अच्छी बात ये होती है कि सुबह फ्रेश दिमाग होता है,
सर मैं एक और रेकमेंड कर लूँगा खासकर एयरफोर्स के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता था कि वैट, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन और इंग्लिश वो राइटिंग रीडिंग वाली स्किल कम है, तो मुझे लगता था कि उसमें वैट क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, करेक्ट। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और खासकर SDTs वगैरह देखने थे कि मैंने अपने तरफ से क्लियर रखूँ कि मेरा जो कंसेप्ट है वो, तो मैं बैठ के सोच रहा था। तो AFCAT का जब मैं वो डॉक्यूमेंटेशन 3 बजे तक करते हैं, 2:30-3 बजा देते हैं, फिर और 6 बजे टेस्ट फिर होता 6 बजे टेस्ट होता है 3 घंटे। अब मैं आया तो आने के बाद नहा भी लिया, तो एक नींद चढ़ रही है और उसमें मैं सोया नहीं। अब वो थोड़ा सा सोचने लगा अपने SDT के बारे में, वैट मतलब अपने माइंड को शांत करने लगा, रेस्ट नहीं करा मैंने। जब एग्ज़ाम आया ना तब मुझे जैसे 6 बजे जाना है, मेरे दिमाग में नींद चढ़ रही है। बस अब उसमें लग रहा है कि अब खुश हो जाऊँगा। तो उस समय एक्चुअली तो तू कहना चाह रहा है कि उस बीच में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मेरे मतलब आप माइंड को अननेसेसरी डाइवर्ट मत करो। थोड़ा सा ज़रूरत है तो मतलब 3 घंटे का गैप है तो आप 2 घंटे अपने लिए ले लो कि हाँ आप अनप्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक प्रिपरेशन वाला माइंड रहता है, SDT थोड़ा आपने सोच रखा है तो आप उसके हिसाब से बैठते तो सही रहता है। तो वो 2 घंटे ले लो, लेकिन 1 घंटे थोड़ा सा तो माइंड को रिलैक्स दे देना, शाम से। हाँ दे देना, तेज भी चलेगा दिमाग। हाँ तेज़ चलेगा सर। उस समय सर मैंने वो पूरा एक पुड़िया कॉफ़ी का पिया था ताकि मुझे नींद ना आए। ठीक है, तो तू अब इनको ये रिकमेंड करेगा कि रेस्ट का अगर आधा 1 घंटा भी मिले तो ले। हाँ ले, थोड़ा सा ले सर, ये ज़रूरी है क्योंकि वो शाम के टाइम ही होता है ना बिल्कुल भी। तो प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होती है। और ये कहना चाह रहा है कि AFCAT के अंदर सुबह स्क्रीनिंग होता है और अब स्क्रीनिंग हो जाओ तो शाम को ही आपका साइकोलॉजी का टेस्ट है। तो अगर आपको बीच में 2-3 घंटे मिले और आधे घंटे से 45 मिनट का भी आराम करने का टाइम मिले, ज़रूर लीजिए, बिकॉज दिमाग थोड़ा शार्प तरीके से काम करेगा। राइट। तूने कितने वैट कितने SRT वगैरह करे? सर वैट मैंने सारी कर लिए थे, 1-2 छूट जाते थे। 59 मतलब आधा वर्ड लिखा छूट गया, तो वो 58 to 60 रख लीजिए। वैट मैंने सारे करे थे, टैट तो सारे हो ही जाते थे। SRT मैंने करी थी AFCAT में 33, और जब उसके बाद अगले रेकमेंड में गया IMA के तो 27। भाई देख लो, 27 SRT करी है इसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए और 33 SRT करी है इसने AFCAT के लिए। AFCAT में भी इसके पास PC है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग इट इज दी क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। ये क्वांटिटी करने से कुछ नहीं होता कि 55 करोगे 58 करोगे तभी होगा। इसकी क्वालिटी कैसी तेरी और कितनी तूने डिटेलिंग में लिखे हैं SRT? सर मैं दोनों चीज़ का ध्यान रख रहा था कि एक ऐसा भी डिटेल ना लिख दूं कि मतलब 4-5 6 लाइन के कि उसको लगे कि ये बैठ के बस मुझे मामू बनाने की कोशिश कर रहा है, साइक को भी लग जाए। तो मैंने उस चीज़ का, हाँ मेरे 3 लाइन के चल जाते थे SRT, 4 लाइन तक भी चले जाते थे। और मैं एक्चुअली सोचता था कि वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मतलब उसमें सिर्फ कैसे सॉल्व करना ये नहीं लिखूँ, एक्शंस लिखूँ मैं कि क्या एक्शन लूंगा। तो उसमें सर 3-4 लाइन चले जाते थे मेरे SRT में भी ना कुछ तेरे को देखते हुए पता लग जाएगा कि ये SRT जो है ना, ये है। हाँ, कुछ तो बहुत इजी से होते हैं, ठीक है, और कुछ SRTs के अंदर तेरे को लगेगा कि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ सर, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आने वाले में सिर्फ 27 क्यों है? सर इसमें शायद थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा कम हो गया था, टाइम का नहीं पता चला मुझे कि क्योंकि आप लिखते हो, एक्शंस लिखते हो तो जो कब 3 से 4 लाइन हो जाते हैं, पता नहीं चलता, तो उसके वजह से वो 6 SRTs कम है। वरना मैं सर ऐसा कभी नहीं था कि मैं 60 टारगेट करके चलता था। मैंने इतने सारे मॉक्स भी मतलब आपके इंटरव्यू देखे, तो वहाँ से जो रिकमेंड हो गए उनसे भी सीखा कि यहाँ मतलब क्वान्टिटी के पीछे मत भागो। 35-40 मैं अपने दिमाग में टारगेट रखता था, 40 का टच कर गया तो अच्छी बात है सर, नहीं भी टच करा तो ठीक है। हाँ सर, प्योर क्वालिटी, कि मुझे पता है कि मेरा अगर वो SRT एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना ये नहीं, कैसे सॉल्व करना है एक्शंस के साथ वो लिखो। नहीं, कन्विंस के वजह सर, अगर कन्विंस ही करना है तो आप कैसे करोगे ना, आप उनको क्या बोलोगे ये लिख सकते हो। आप उनको पहले तो एक मीटिंग तो करोगे ना, आप उन्हें बुलाऊंगा, बैठूंगा, बातें करूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, उसके बाद कन्विंस करो। एक्चुअली इधर दे आर आस्किंग फॉर द रियल सॉल्यूशन जो आप एक्चुअली हम करते भी। हाँ सर, फॉर एग्जांपल सर, आप वो जो नॉर्मल चलती है कि गर्लफ्रेंड के लिए मान नहीं रहे आपके पेरेंट्स, तो आंसर लिख देते आई विल कन्विंस देम। नहीं, कैसे कन्विंस करेंगे, मैं उनके साथ बैठूंगा तो करना। भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, करो ना भाई। अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में बताऊंगा कि वाई शी इज अ गुड पर्सन टू केम इनटू माय हाउस, तो ये बोलूंगा क्या रीजंस हैं, फिर उसके बाद में वो कन्विंस होंगे। तो मैं ये सारी चीजें लिखता था। पॉजिटिव फैक्टर्स बताओगे, हाँ, ये चीज बताओगे, हाँ, तो ये सब बता रहा होता है। ऐसे नहीं बोला था मम्मी पापा से 100 रुपए लेना मुश्किल हो जाता है, कन्विंस तुम कर लोगे तो बहुत ही दूर की बात है। सर IMA वाला इंटरव्यू वाज वेरी, मतलब वो बहुत प्लेन था मेरे लिए, इससे अच्छा तो मेरा AFCAT का गया था, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी। दोनों का बता दे तू, पहले IMA का बता दे, AFCAT का पहले बता दे। IMA का इंटरव्यू सर मुझे पता था कि थोड़ा ये CDS एंट्री है, तो ये
सुनता था कि आपके बारे में तो PIQ पूछते हैं और आर्मी वाले हैं, लेकिन आपके साथ नॉलेज भी यहाँ ज़्यादा चेक होगा क्योंकि आप सीडीएस एंट्री से आ रहे हो। मैं जनरली सुना है साइक पर और पर्सनल पर्सनल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसमें मुझे पता था कि ये सीडीएस एंट्री है, तो जनरल नॉलेज से लेके ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसने स्टार्ट करा था बॉर्डरिंग करते हुए म्यांमार को पूरे वो पाकिस्तान तक ले जाना, सीडीएस कह रहा है, पाकिस्तान तक ले जाना। ये सब तो इजी रहा। हाँ, ये सब चीज़ इजी रहा सर। वो मैपिंग तो वो मतलब ये सब बिल्कुल बहुत पढ़ रखा है। तो वहाँ से स्टार्ट करा मैंने, फिर करंट अफेयर्स पे आया, आर्मी के मतलब बारे में उसने पूछना स्टार्ट करा। ये मतलब नॉलेज वाले पार्ट स्टार्ट हुए, तो मैं पूरा एक्यूरेट तो नहीं था। और मेरे लिए सर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता था कि मैं जॉब करता था। वो तो बहुत हाँ, तो अगर मतलब मैं कुछ करंट अफेयर्स नहीं भी बता पा रहा हूँ ना, तो मैं अपने एंड में रिलैक्स हूँ कि वो समझता होगा कि ये सुबह से 9 to 5 जॉब कर रहा है। ये अपने एंड में मैं रिलैक्स था। तो ये एक मुझे ऐसा लगा था कि प्लस पॉइंट हुआ मेरे इंटरव्यू में। पर्सनल क्वेश्चन स्टार्ट हुए, पता नहीं सर मुझे ये अपने इस वाले इंटरव्यू में ऐसा फील हो रहा था कि साइक मतलब आपको वो जानना नहीं चाह रहा है, आपको वो क्रॉस चेक करना चाह रहा है बस। ठीक है कि उसने आपके बारे में एक परसेप्शन बना लिया PIQ से, वो अब मुझसे और नहीं डिटेल पूछ रहा है, वो बस वहीं पूछ रहा है जहाँ पे वो मुझसे क्रॉस चेक करना चाह रहा है। उसने एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, जब मेरा उसने समझ गया था कि प्रेसिडेंट था बोर्ड डिप्टी प्रेसिडेंट थे सर। प्रेसिडेंट उस समय एब्सेंट थे। कौन सा 17 SSB था सर। 17 SSB इलाहाबाद, बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर, हाँ, ओके। वहाँ पे था सर। तो उन्होंने लास्ट में मतलब काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ जाते थे, तो इसमें मैंने ध्यान रखा था ना कि मैं वो जब क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मैं कॉन्शियस माइंड में कोशिश करता था आंसर दूँ। मैं पहले समझूँ कि उसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगा उस क्वेश्चन का। वो 3 सेकंड लगते थे मुझे। इंटेंसिटी जो पता हूँ क्यों आई तेरे पास, क्योंकि 19, 20, 21 के जो 19, 20 के फेलियर थे, हाँ, इसके वजह से, हाँ, था, जो इंट्रोस्पेक्शन था, जो रात भर जागना था, उस मुझे लगता है उसने तेरी कोर बिल्ड कर दी। हाँ सर, ये था मैं, और इसने ये मुझे फिर अगेन सर शशि उसने मुझे ध्यान दिलाया कि तुझे से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो पहले समझ कि वो क्यों पूछना चाहता है। करेक्ट। वो इंटेंसिटी क्या पूछने से। अब उसने लास्ट में मुझसे पूछा था, मुझे जब पता चल गया था कि मैं एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग के लिए अनफिट हूँ, तो उसे लगा कि मेरे माइंड में कहीं रिग्रेट वाला फैक्टर तो नहीं है। करेक्ट। कि मैं रिग्रेट हो रहा हूँ फिर आर्मी में आना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ। तो उसने यही पूछा था कि अमित तुम्हारे अंदर अभी भी क्या एक पायलट है बचा है। तो फिर मुझे उसकी इंटेंसिटी से उसके साथ आंसर देना। अब मुझे ऐसा लगता है तू बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ हाँ, गया था मैं बहुत expectation कि यार आर्मी यहाँ वाले पर में। थोड़ा लेवल हाई मिलेगा, बट तुझे रिलेटिवली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। क्यों नहीं सर, मैं ये एक्सपेक्टेशन इसलिए लेके गया था क्योंकि भोपाल वाले SSB में ना वहाँ के बोर्ड प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत अच्छे से तोड़ा था। तो वो मैं एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि यहाँ भी मैं मतलब ली जाएगी अच्छे से। तो लेकिन वैसा नहीं हुआ मेरे साथ, पता नहीं क्या था रीज़न। अच्छा ही था। अच्छा ही था। सो जो भी चीज़ था, मेरे पर्सनल क्वेश्चंस थे उसने मैंने आराम से टैकल कर दिया था। नॉलेज वाले पार्ट जितने आते थे उतने मैंने बता दिए थे अच्छे से। एक चीज़ था सर, अब ये नहीं है कि आर्मी के SSB में जा रहे हो तो सिर्फ आर्मी के क्वेश्चन है। ये तो मिथ है। उसने मेरे स्टार्ट करा एयरफोर्स से, ख़त्म करा आर्मी पे। नेवी में भी आया, मेरे नेवल NCC को देख के NCC के क्वेश्चन, नेवल टर्मिनोलॉजीज, हर चीज़ को लेकर उसने पूछा। अब ये चीज़ था सर, मतलब पर्सनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स, और ये खासकर सर ये जो SGT से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें शायद मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गया था उस समय। और ये ऐसा नहीं है, एक तो लोगों को ये भी नहीं पता कि SDT से कितने क्वेश्चन आते हैं। उनको लगता है SDT मैं वहाँ पर SSB में लिखता हूँ कि यार ये 15 मिनट का लिखना होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, क्योंकि वो तुमने खुद लिखी हुई है। खुद लिखी है। तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्रॉस चेक होना है वो। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर SGT में अपने फादर की ओपिनियन अपने बारे में लिख रहे हो, तो फादर आपके बारे में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव क्वालिटी बोल रहे हैं। और वही चीज़ें आपको अगर इंटरव्यू में आयो पूछता है कि तुम कुछ और बोलोगे तो फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं, गिव मी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव क्वालिटी, तो आपने वही लिखा है ना, जो SGT में लिखा है वही आंसर देना है ना हमें। तो ये तब आएगी ना अगर तेरी कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी अगर है ही नहीं, तूने कॉपी पेस्ट करके किसी का लिखा हुआ है, तो तू नहीं बोल पाएगा। नहीं, तो ये सर मेरे साथ हो चुका था। तो उसने मुझसे फादर के बारे में, मदर के बारे में जब पूछना स्टार्ट किया, तो मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं इसके सारे आंसर्स कर लूँगा। इवन फ्रेंड्स के लेकर भी, तो मैं तो सर लास्ट में SDT और इन सब चीज़ को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अगर मैंने 5 फ्रेंड्स के नाम लिए हैं, वो पाँचों के बारे में अगर एक एक करके बुलाएगा तो मैं पाँचों के अलग अलग आंसर दे सकता हूँ। वो अपने आप मतलब, क्योंकि मैंने वो चीज़ जेन्युइनली लिखा था सर, सोच के लिखा था कि वो क्या सोचते हैं। हाँ, कितना टाइम लगाया था तूने ये सब सोचने, सॉल्व करने में? सर ये मतलब वो तो फेलियर्स जब हो रहे थे वो तभी कर ही रहा था। तो वो मई में जब एक बार लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उससे पहले से भी कर रहा था। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भर से तो ऊपर हो गया सर करते तो करते। भाई देख लो अब तो, ठीक है, मुझे बोला ही साल भर से ऊपर हो गया था। सब मतलब वो उस समय करता था,
फेल हो तब जाता सीख रहा था, था। तब सीख रहे थे। हाँ। मई में जब लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसके बाद वो सितंबर तक का जर्नी था, फिर अक्टूबर, मतलब वो 4-5 महीने उसमें कंटिन्यूअस चल रहा था सर। मैं तो सर मुझे लगता है कि मैंने वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए ना रात में वो जो सोने से पहले का 1 घंटे का समय है ना, 2 घंटे का मैंने छोड़ दिया था कि सोने जा रहा हूँ तो 1 घंटे पहले ही जा रहा हूँ, उस समय सोच ही रहा हूँ मैं। वो होता था, डायरी अपने पास होती थी सर, सोच रहा हूँ कुछ ऐसा लग रहा है तो वो अपना डायरी मेंटेन करना, जो आपसे सीखा था कि आप एक पर्सनल डायरी मेंटेन करते थे अपना, वो मैंने अपना स्टार्ट करा। सर एफकेट वाला इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पीआईक्यू से बेस्ड और काफ़ी इंटरनल क्वेश्चंस थे, पर्सनल फैमिली से लेकर, और ऐसा नहीं था कि वो फाइनेंशियल कंडीशन पे भी कोई क्वेश्चन आया? हाँ सर, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था उसमें। मतलब एक तो उनका सर वो जो जब वो ब्रीफिंग करते हैं ना पीआईक्यू लिखने के लिए, तभी आपको समझना चाहिए कि वो क्यों लिखवाना चाह रहे हैं। हम लोगों में ना जैसे फादर और मदर होते हैं, मैं सर 2 जगह कैसे फंसा था। मैंने मेरे जैसे फाइनेंशियल मेरे ग्रैंडफादर्स की तरफ से वो एक्सपेंसेस दिए गए, तो एक मेरे दिमाग में भी आया था कि गार्जियनशिप शायद मेरे वो आ जाएंगे। जब मैं भोपाल के एसएसबी में गया ना, तो वहाँ पे मैंने अपने तरफ से गार्जियन में ऐड कर दिया था, और वो मेरे लिए बैकफायर कर गया था इंटरव्यू में। उसने पूछा तुमने गार्जियन में फादर क्यों डाला, तो मैंने कहा कि वो मुझे फाइनेंशियली शायद ये हेल्प करते हैं, इसके वजह से डाला था मैंने। तो वो सर लगा उन्हें कि मैं जानबूझ के बूस्ट अप करना चाह रहा हूँ अपना फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन जब एयरफोर्स वाले एग्ज़ाम में मैं गया, तो पीआईक्यू जब उन्होंने लिखवा रहे थे, तो वो खुद ही कह दिए कि अगर आपके फादर सक्षम नहीं है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रखा है आप उसका नाम गार्जियन में लिखें। उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था, तो इसलिए डायरेक्शन सुनना इंपॉर्टेंट हाँ। है। तो फिर मैंने वो ऐड करा। फिर एक बॉर्डर और डे स्कॉलर थे, तो मैं तो सर हॉस्टल में नहीं रखता था, तो जनरली बॉर्डर नहीं लिखता था, डे स्कॉलर लिखता था। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इफ़ यू आर डे स्कॉलर, मतलब आप रेंटेड हाउस में भी रह रहे हो तो आप उसको भी डे स्कॉलर लिखो, आप मेंशन करो कि रेंटेड हो। फिर मैंने बाद में सोचा कि ये सब लिखने के बाद ना, अगर मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी मतलब मेरे फाइनेंशियल ग्रैंडफादर की तरफ से एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, फिर मैं डे स्कॉलर था, मतलब बॉर्डर था, रेंटेड में रहता था, तो रेंट कहाँ से आपको दिया जा रहा है पैसा, तो ग्रैंडफादर, वो कॉन्ग्रुएंसी फिर तब मेंटेन होती है कैसे दिया जा रहा है। फिर अगर मैं उसके बाद बोलूँ कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठाता था रेंट को लेकर, ये तब वो फिर मेंटेन होता है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब एक होता है सर, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने फ्रेंड का कब हेल्प करा। अब सर हम नोट्स बनाने में भी हेल्प कर देते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देते, लेकिन वो वहाँ क्लियरली मेंशन कर देते कि मुझे कोई बड़ा हेल्प बताओ जो तुमने फ्रेंड्स को करा। वो छोटे मोटे हेल्प नहीं होने चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चन मेरे पूछते ख्याल से जितना तूने सन के करा था वो एक्चुअल में एयरफोर्स एसएसबी में ज़्यादा यूज। हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। फिर वहाँ पे सर इस तरह से क्वेश्चंस बिल्डअप स्टार्ट हुए, वहाँ पेरेंट्स से रिलेशनशिप से आगे बढ़कर फ्रेंड्स, इंटरनली क्वेश्चन चलते रह गए। हम इंटरव्यू बात कर रहे थे, तो जो मुझे मेजरली इंटरव्यू समझ आता है, जो तेरा एफकेट वाला इंटरव्यू था काफी डिटेल्ड लगा मुझे, था सर, हाँ और उसने तेरे को बड़ा सॉलिडली प्रिपेयर कर दिया। उसके रिलेटिवली तू इतना मेंटली प्रिपेयर हो गया होगा कि तेरे को सीडीएस वाला थोड़ा सा काम डाउन लगा सर मुझे काफ़ी। ठीक है, अब जीटीओ में आते हैं, और ज्यादातर हमने यही सुना है कि जो आर्मी का एसएसबी होता है, सीडीएस का एसएसबी होता है, आईएमए ओटीए का एसएसबी में जीटीओ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुझे जीटीओ में दोनों में कोई डिफरेंस लगा कि आर्मी वाले में कुछ ज्यादा करना पड़ रहा था? नहीं सर, मुझे तो दोनों सेम लग रहे थे जीटीयू में, क्योंकि दोनों जगह सेम ही तरह के टेस्ट होने वाले हैं। बस टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि सर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स बहुत वो हार्ड थोड़े होते हैं एयरफोर्स के, इसमें पास होते हैं, छोटे होते हैं ये, लेकिन सर इंटेंसिटी वही है, कंपटीशन वही कर रहे हैं, तो मुझे सेम लगा अपने तरफ से कि दोनों तरफ सर। ठीक है, और कोई फनी इंसिडेंट? सब फनी इंसिडेंट सब बहुत मतलब हो ही जाते हैं सर जीटीओ में, खासकर एक तो वो एसएसबी मीम्स चल रही होती है दिमाग में पहले वाले, क्योंकि इतने एसएसबी मीम्स भी आ रहे हैं ना सर कि किसी एसएसबी में ये हो गया, किसी एसएसबी में वो, उसको लेकर सर जीटीओ के सामने हंस देते थे। एफकेट वाले में एक फनी इंसिडेंट मेरे साथ होता था कि सर मेरा कमांड टास्क जब चल रहा था, तो कमांड टास्क चलते चलते मतलब वो कमांड टास्क में मेरे लिए टफनेस बढ़ाई जा रही थी मैम, और वो 8-10 टफनेस बढ़ा दी एक जगह, एक ही बार 2-3 क्वेश्चन, तो मैं हर टफनेस में सॉल्यूशन दे रहा था। तो जब एंड कर रहा था ना मैं, तो मेरे कान के पास मेरा जो हेल्पर था, सबऑर्डिनेट था, वो आकर मुझे बोलता है कि अबे तू इतनी जल्दी जल्दी कर कैसे ले रहा है, तुझे बालों ही से कोचिंग वगैरह ले रखी है क्या? तो मैं फिर उसे गाली देने के बाद बोलता हूँ कि चुप हो जा, जीटीओ देख रही है यहाँ पे। भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना, साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बनाई दे। भाई अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गया ना भाई। भाई प्लीज, मतलब मेरा एक टेस्ट अच्छा चला जाने दे, तुझे बाद में बताऊंगा मैं कहाँ से मैंने तैयारी करी है क्या नहीं करी है। फिर बाद में बताया उसको? हाँ सर, बाद में फिर बताया। सर वहाँ पे कॉमन मिल भी जाते हैं, वो
पता मिला था, होता। मतलब कोई मेरे स्टूडेंट मिले कभी? सर आपके स्टूडेंट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कभी मिले, हाँ। लेकिन हाँ आपको जानते तो सभी है सर वहाँ पे, चलो। तो वो एक फैक्टर होता है कि समझ जाते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से तैयारी करी है। सही है। हाँ और आर्मी वाले एसएसबी में? सर आर्मी वाले एसएसबी में तो फनी इंसिडेंट इस तरह से होता था कि एक तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे। हाँ। उस स्ट्रक्चर में ना जब हम लोग पता नहीं, अब वो ऐसा लगता था कि कुछ ज़्यादा ज्ञानी वाला ग्रुप बन गया क्या, कि किसी को मतलब ही नहीं है फट्टा लगाने के लिए, खड़े हो गए हम। बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, कोई सोच रहा तू फट्टा उठाएगा, बड़े होते हैं उनके बड़े, बहुत। तू फट्टा उठाएगा मैं फट्टा उठा रहा हूँ, तो जीटीओ पहले वहाँ सुनाना स्टार्ट करता है। और एक फनी इंसिडेंट ये हो गया कि हमारे जो जीटीओ सर थे वो हर बार टोक रहे हैं हमें, हर बार टोक रहे हैं, डांटने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग अटेंटिव नहीं रह रहे हो, हर बार। क्योंकि सर बोलते कुछ और हम करते कुछ और, वो मतलब उनके अकॉर्डिंग करते वही थे वो, मतलब अगर ये बोल रहे हैं तो हमें यही बोलना है उनके तरफ से, उनके अकॉर्डिंग। तो वो उस चीज़ पे हमारे ऊपर डांट चल रही है। हमारे ग्रुप में एक मेरे साथ वो भी लड़का रिकमेंड हुआ, वो काफ़ी स्लो काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है जीटीओ सर उसको अडॉप्ट करके कि तू कर तू आगे यार, तू कर, तू इतना स्लो क्यों कर रहा है, ऐसा इंसिडेंट चल रहा था हमारे साथ। तो ज्यादा खुशी सबसे ज्यादा किस पे हुई थी, एफकेट के रिकमेंडेशन पे कि पहले वाले पे? पहले पे। आईबी वाले पे मतलब हुई होगी, बट उस वाले पर तो वो बहुत फेलियर्स के बाद मिला था ना। हाँ, वो सक्सेस आफ्टर अ लॉट ऑफ सर फेलियर। क्योंकि मुझे वो एक्चुअली वो इन्वायरमेंट इसलिए याद है कि मैं 3 बार लगातार स्क्रीन आउट हो रहा था। फिर मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस गांधीनगर से ही हुआ, तो मैं उस इन्वायरमेंट में एक बार बैठ चुका हूँ। 10 मिनट के लिए डाउटफुल केस की जो वेटिंग, जो मिथ हो या जो भी ट्रू हो सर, वो चलती है, वो मेरे दिमाग में था। उसके बाद भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। एक्सपेक्टेशन उस समय भी थी, क्योंकि ग्रुप में बातें करने लग जाते हैं ना जीटीओ में देख के, तू हो सकता है, तू हो सकता है, करेक्ट उससे और ज्यादा बढ़ वो जाता थोड़ा है। और चढ़ा देते हैं सर हमें। तो उस समय था कि हो जाएगा, लेकिन मैं हो गया कॉन्फ्रेंस आउट। फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस आउट के बाद फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर मैं बैक टू वहीं गया गांधीनगर, और फिर उसी इन्वायरमेंट में दोबारा बैठा हूँ, और इस समय फिर मेरा नाम लिया जा रहा है। तो वो एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो गया। हाँ, वो करेक्ट moment था करेक्ट। सर। तो ये जो तेरा आईएमए वाला था, आईएमए के बाद रिकमेंडेशन हुआ, तो हाउ डिड यू डिसाइड टू जॉइन द आर्मी एंड द एयरफोर्स? क्योंकि पीसी तो तेरे को दोनों जगह ही मिल रहा था। हाँ सर, दोनों मिल रहा था, और एक्चुअली मेरा पैशन था फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाने का, वो वहाँ नहीं मिल रहा था। तो बहुत फिर तेरे को संजीव ने भी बोला, संजय संजीव ने तेरे को बोला, और मैंने तेरे को बोला था वो प्लेन उड़ाएगा। हाँ, अच्छा, whoever know, संजीव इज ऑल इंडिया रैंक 8, तो वो फ्लाइंग में जा रहा था, ठीक है। तो ये मुझसे पूछा कि सर मैं किस में जाऊं, तो मैंने कहा देख भाई, वो प्लेन उड़ाएगा, तू फायर उड़ाएगा, देख ले अब क्या हाँ, ये सर एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए जब मैंने हमने काफी डिस्कशन भी हाँ करा था। डिस्कशन किया था सर। वो रात में 10-11 बजे आपको कॉल करा था मैंने, परेशान होकर इस चीज़ को लेकर। तो एक्चुअली सर स्टार्टिंग में ना मैं खुद भी सर वो पैशन नहीं ला पा रहा था यार, क्योंकि एयरफोर्स सोचा था ना, और फिर अचानक से आर्मी है बहुत बड़ी बात, लेकिन सर जो माइंड में ऑलरेडी था, तो उसके लिए मुझे डिसाइड करने के लिए पहले मैंने थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में सोचा कि जो आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी उनसे पूछूं कि वो बताएं लाइफस्टाइल। अब थोड़ा सर मैं पता नहीं क्यों यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि वो सोसाइटी में भी एक वो बना हुआ है सर। मैंने 10 लोगों से बातें करी, 8 लोगों ने मुझे रिकमेंड कर दिया कि एयरफोर्स जा, आराम की ज़िंदगी मिलेगी, एडम मैं आराम करना, तू आर्मी में कहाँ पोस्टिंग इतनी हार्ड, फैमिली लाइफ मुश्किल होगी तुझे, और फैमिली फैक्टर आने लगा, क्योंकि अब ऑप्शन आ गए मेरे पास। तो फैमिली, पापा फिर खासकर कि तू एयरफोर्स चला जा, रिस्क वाला फैक्टर जब आ जाता है तब। लेकिन मेरे अंदर से एक इंस्टिंक्ट आ जा रहा था कि मुझे कोई आर्मी के लिए क्यों नहीं मना रहा है। मैं मना रहा था तेरे को। तो फिर मैं सर आपको कांटेक्ट करा कि सर आपसे बातें करूं। तो फिर वो रियलाइजेशन हुआ कि क्यों एयरफोर्स और आर्मी में डिफरेंस क्या है। तो फिर मैंने ना वो सेपरेट करा, आर्मी के लिए क्या मेरे लिए फ़ायदे हैं जाने के लिए, और एयरफोर्स के लिए, और जेन्युइनली तो एविएशन भी तो जा सकता है। हाँ, एविएशन सर चांसेस है कि मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मैंने वही सर प्रॉज एंड कॉन्स दोनों तरफ लिखे, और मैंने सिर्फ प्रॉज पे ध्यान दिया, कॉन्स तो भूल जाओ क्योंकि वो आने वाले हैं कहीं पे भी। तो मैंने प्रॉज पे ध्यान दिया, और फिर मैंने देखा कि मेरी पर्सनालिटी दोनों प्रॉज में से किस चीज़ को ज़्यादा चाहती है। सही है, सॉल्व के इन रियल लाइफ वो है, मैंने वो करा सर। फिर मैंने सुना, क्योंकि सर वो ड्रॉबैक है नो डाउट सर, आर्मी की लाइफ टफ है एज कम्पेयर टू एयरफोर्स। और ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत समझाया तो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फैक्ट है तो फैक्ट है। मैं आर्मी में भी जाके टफ लाइफ ना मिले ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, और एयरफोर्स में भी जाके मुझे वो ग्लैमर वाला लाइफ एडम में मिल जाए जितना आर्मी में मुझे मिलना है। सर ग्लैमर थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा, बट वो अच्छा मतलब हैपनिंग लाइफ मिल जाए एडम में, वो नहीं मिलेगा मुझे एडम में भी जाके। वो एक्सपेक्ट करना वो गलत एक्सपेक्टेशन है। जो रियलिटी है उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी पर्सनालिटी मुझे ये चाहिए। अब जो नेगेटिव है वो भी एक्सेप्ट कर लो, अब जो गया सो।
यार ये ना एक वाला क्वेश्चन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले पे जिसका, तो तेरे से जब कुछ गर्लफ्रेंड में क्वेश्चन पूछे गए, वर यू कॉन्फिडेंट टॉकिंग अबाउट इट? हाँ सर, मैं कॉन्फिडेंस सिर्फ एसएसबी में जाकर नहीं हुआ था, मैं बहुत पहले ही हो गया था कि मैं इस चीज़ को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट, अगर मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को तो मैं पक्का एक्सप्रेस बताऊंगा। तो मैं पक्का बताऊंगा। बताया तूने? हाँ मैंने बताया सर, दोनों एसएसबी में किसी? दोनों एसएसबी में पूछा ओह, गया सर। हाँ। एयरफोर्स में तो काफ़ी डीप बातें भी हुई इन सब चीज़ों को लेकर, मतलब मतलब रिलेशनशिप स्टेजेस एंड स्टेजेस एवरीथिंग कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एंड पेरेंट्स आपको कमिटमेंट जानते बहुत हैं, इंपॉर्टेंट वो कमिटमेंट ही चेक करते हैं सर एक्चुअली। और वो काफ़ी अलग से कंफर्म भी करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है सर कि मैं मतलब हुआ क्या था, मैं जब रिलेशनशिप की बातें करते थे तो मुझे पता था कैसे होना है कि वो पहले फ्रेंड्स का नाम पूछेंगे आपसे, आप फ्रेंड्स का नाम बताते हो जनरली, क्लोज फ्रेंड है फिर उनका नाम पूछते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछते हैं, ये आपका एक फेज होता है फ्रेंड सेक्शन में। फिर आप जब रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करते हो तो आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम लेते हो। जब आप नाम लेते हो ना तो वहीं पे वो मैनेज पता चल जाता है कि आपने जो नाम लिया आपके वो क्लोज फ्रेंड में आता है या नहीं आता, बिकॉज इफ शी इज योर गर्लफ्रेंड एब्सोल्युटली डेफिनेटली शी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड और अ क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड। ट्रू ट्रू। किसी ने नाम नहीं लिया तो वो वहाँ फंस जाते हैं। तो अगेन गाइस, ये जो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आप कहीं से सीख के आ रहे हो, इसको छुपा के रखना है। इफ यू आर वेरी कमिटेड टू द रिलेशनशिप और आपके सामने एग्जांपल बैठा है वेयर ही इज एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट इट, और इससे पहले भी मैंने काफी सारे इंटरव्यूज लिए जहां पर पीपल हैव स्पोकन अबाउट द रिलेशनशिप, बट वहां पर आपकी कमिटमेंट, आपकी मेच्योरिटी, आप किस तरीके से रिलेशनशिप में हो, किस तरीके से सवालों का जवाब देते हो कि क्यों रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में आपने क्या सीखा, अगर आप इन सारे सवालों के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके जाते हो, आपको पता है आप क्यों, तो हाँ सर, डेफिनेटली यू शुड गिव द आंसर्स, बिकॉज इससे एक ऑनेस्टी भी आएगी, एक मैच्योरिटी भी आएगी। हाँ सर, वो खासकर यहाँ वो मैच्योरिटी ही चेक करते हैं सर कि आप ही कितना करना नहीं मैच्योर, होता वहाँ पर हाँ actually। वहाँ मैच्योर आंसर ही चाहिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना कि आप कमिटेड हो या नहीं। रहने में ही लगा ये था। जो तू ट्यूशन वाला काम कर रहा था, ये बीएससी के बाद ही स्टार्ट करा? हाँ सर, बीएससी के बाद ही, बीएससी के सर फाइनल ईयर में था तब मैं, एक्चुअली मुझे बहुत नीड आ गई थी तो सर शशि ने तब मेरा हेल्प करा था, उसने अपना ट्यूशन मुझे दे दिया था। ठीक है, तो थैंक यू शशि, एंड थैंक यू वेरी मच शशि, बिकॉज ऑफ यू जो तूने उस दिन हेल्प करी, आज एक देश को एक यंग ऑफिसर मिलेगा आगे चलकर। एग्जाम भी निकाल लूंगा, एसएसबी भी निकाल लूंगा। वो फर्स्ट टाइम कब स्ट्राइक हुआ? मतलब एक तो हम इंटरनली मोटिवेट करते रहते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, बट एक बार ना चाहे बंदा कॉन्फिडेंस आउट हो या कई बार बंदा स्क्रीन आउट भी हो तो उसको लग जाता है यार अब मैं निकाल दूंगा इसको। हाँ सर, ये आया था मेरे अंदर रिटन एग्जामिनेशन के लिए सर, तब आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब सीडीएस तो 3 बार नहीं निकला था, लेकिन जब सीडीएस का एग्ज़ाम एक्चुअली दे कर आया, जब वो एग्ज़ाम में बैठा मैं ना, तो उस समय जब क्वेश्चंस बन रहे थे मेरे, तो वो एग्जाम टाइम जब कंप्लीट हो गया मेरा 5 बजे के बाद, जब मैं निकला मैथ्स का पेपर देके, तब फील हो रहा था कि ये पेपर मैं निकाल लूंगा। तो वो उस समय वैसा था, हाँ वो फील था, वो मुझे लगता है बड़ी पायस फील होती है एक, और वो फील तुम किसी को बयान नहीं कर सकते हो, एंड दैट फील मुझे ऐसा लगता है जब मेरे साथ होता है वो ना मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करती है। डू यू फील दैट वो मल्टीप्लाई होती है और यूपीएससी का एग्जाम निकालने से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है? हाँ सर, ये तो आता है कि आप यूपीएससी जो एक सीएससी के प्रीलिम्स लेवल को टच करते हुए पेपर है, इवन ट्रू उस एग्ज़ाम को जब निकालते हो सीडीएस एफकेट के सामने, तो सर वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैंने बहुत तैयारी करी है। और इवन जब पहले वो एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं, फिर आपके लगातार वो एग्ज़ाम निकलने लग जाए, और सर वो आप ही जो बात करते हैं क्लासेस में कि सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपके एग्ज़ाम एक बार नहीं बार बार निकलेंगे। तो वो जो फर्स्ट सब मोमेंट था कि मैंने फील किया कि उस समय मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो उसके अगले अटेम्प्ट में भी मेरा वही कॉन्फिडेंस ऑन था कि सर इस अटेम्प्ट में भी मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, जब एएफए का ज्वाइनिंग लेटर आया, जो आईएमए का ज्वाइनिंग लेटर आया, पेरेंट्स को तो देखोगी, व्हाट वाज देयर फाइनल रिएक्शन, बिकॉज इतनी सारी स्ट्रगल्स देखी मम्मी पापा ने? सर रिएक्शन सर मैं बहुत इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ तो मैं पर्सनली चाहता था कि अपने पेरेंट्स को मैं वीडियो कॉल पे बताऊं, क्योंकि मैं उनका चेहरा देखना चाहता था। तो मैंने बस स्टैंड से उन्हें वीडियो कॉल करा, और जब बताया तो माई मदर इज़ वेरी स्ट्रांग, वो इमोशन शो नहीं करती है, तो वो खुश हुई, लेकिन उनका मतलब वो प्लेन रिएक्शन था, मेंटेन करा। माई फादर स्टार्टेड क्राइंग, वो वीडियो कॉल पे भी, दादी रोने लग गई, तो मेरी जॉइंट फैमिली है। फिर उसके बाद सर जब वहाँ हुआ, फिर आईएमए का रिकमेंडेशन हुआ,
तो उस समय मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट मेरे फादर है कि तू आर्मी में भी हो जाएगा। मैं अभी एसएसबी गया नहीं हूँ, वो पहले से ही मान कर बैठे हैं कि इस बार भी हो जाएगा तेरा। तो उसके बाद सर वो जो फीलिंग होती है ना सर, एक्सपेक्टेशंस की, मतलब जो मतलब उनकी थी और मैंने फिर फुलफिल करी, वो मुझे जो सेटिस्फैक्शन दे रही थी, वो मैंने आपसे शेयर भी करा था सर। जब मेरा कॉल लेटर आया था तब मैंने आपको बता, जॉइनिंग लेटर आया था तब मैंने सर वो बोला था, वो कॉल लेटर एंड अ जॉइनिंग लेटर। और सर उस समय वो मैसेज भी मैं डालूंगा आपको जो इसने लिखा था। और सर ये जो आया था सर, इसमें इसलिए मैं बोलूँगा कि मेरे फादर मतलब इतने दिन से हो गए, 3 महीने हो गए, मैं रिकमेंड भी हो गया, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर आया मेरे, उन्होंने सामने से देखा कि अब मुझे कॉल आ चुका है ज्वाइन करने के लिए, माय फादर अगेन स्टार्टेड क्राइंग। क्योंकि सर वो फैमिली बैकग्राउंड कभी मेरी वैसी नहीं है। और वो एक सर आपको बताता था कि वो जो अननेसेसरी मैंने होप ले रखा था वो दिखता था सर, वो जब मिलने जाता था घर तो वो भी शो होता था उनके बिहेवियर से। मेरे साथ तो ऐसा होता था सर कि मैं छुट्टियों से मतलब घर जाना थोड़ा अवॉइड करने लगा था, क्योंकि घर जाऊंगा, घर से फिर मैं दोबारा दिल्ली आऊँगा ना, तो उनके नज़रों में वो रोते हैं, मेरी दादी रोती हैं, मेरी मम्मी, आंसू आ जाते हैं कि फिर मैं दूर जा रहा हूँ, वो एक्सपेक्टेशन कि अब वो कुछ कर लेगा। असल में वो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया था ना कि मुझे पैनिक अटैक आया था, वो एक तरह से एंजाइटी हो रही थी सीडीएस एग्जामिनेशन में। वो एक्चुअली इसलिए आ गया था कि मैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बीच में ना मैंने कॉल करा घर पे कि बातें कर लूँ, थर्ड, हाँ, कॉल करा और दादी से बातें करी, और मेरी दादी मतलब कि इस बार गया है, हो जाएगा तेरा, और वो कॉल पे रोने लगी। तो वो और स्ट्रेस बिल्टअप कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सर मेरे ऊपर। तो ये करा मैंने। यही यस। तो यार ये इमोशंस तो बिल्कुल प्ले आउट करते ही हैं, और स्ट्रगलिंग है। एंड भारत के अंदर जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है टू गेट इनटू द कमिटेड सर्विसेज देयर इज, और वो प्रेशर होता ही है, उसी प्रेशर को तोड़कर मैनेज करके आगे बढ़ना होता है। आई थिंक दैट इज द इंटायर स्ट्रगल। And I think you did enjoy a marvelous interview with Amit, All India rank 41 CDS IMA, and FCAT में कोई रैंक नहीं होती है, और FCAT में भी रैंक होती है, नहीं होती ना सर? आई थी इस बार रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 11 फॉर दैट PC इसको उसमें भी मिला है। सो वंडरफुल जर्नी एंड थैंक यू।